हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रेलवे स्पेशल मैथ के इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 8 में, जहां पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को, जहां पे हम लोग करते हैं डेली 30 क्वेश्चंस के थ्रू हम जितने भी सिलेबस में दिए हुए चैप्टर्स हैं आप देख सकते हैं। इतने चैप्टर से हम होकर गुजरते हैं डेली। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। आपको पहले मैं स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि आज के क्वेश्चंस कैसे हैं। देख सकते हैं कि हर प्रकार के हर तरीके के मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ इस सेशन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम जितने भी हैं ना, सभी चीज़ें कवर होंगी। आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चिल होके आप क्लास देखिए और जो भी चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिए ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पेड़ कितना बड़ा हुआ? तो चलिए हम पेड़ बनाते हैं, एक बहुत ही सुंदर और सस्ता सा टिकाऊ सा हम यहाँ पे पेड़ बना लेते हैं अपना, है ना। तो ये पेड़ है और ये यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 मीटर दूर जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कि 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। तो ये जो है 30 डिग्री का कोण है। अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो है बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है अब बड़ा हो रहा है। यहाँ पे ये हुआ बड़ा और ये जो है इसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए देख लेते हैं, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये कोण जो है आपका बड़ा वाला 60 डिग्री का हो गया और ये आपको दे रखा है कि ये 300 मीटर दूर बनाता है। सभी चीज़ें होगी। अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो आपको किसका जो है ऊंचाई याद करना है, आपको इसी को बोल रहा है जो बढ़ा हुआ है ना, इसका जो है आपको हाइट बतानी है। तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं और अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें आपका 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का क्या होता है आपको पता होगा, आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा। तो एक होता है और इसका √3 होता है। और अगर 60 डिग्री की बात करें बड़े वाले में, तो बड़े वाले की बात करें, यहाँ से देख रहे हैं इस बड़े वाले की बात करें, पूरे बड़े वाले की, तो 60 डिग्री का होता है √3 और इसका आधार होता है 1। तो देख सकते हैं कि 1 का वैल्यू √3 है, 1 का वैल्यू √3 है। तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा वाला का? √3 का वैल्यू हो जाएगा √3। वैसे डायरेक्ट आपको 3 लिखना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कुछ लोग नए होंगे तो देख रहे हैं कि 3 हो रहा है। तो ये जो बड़ा वाला है इसका 3 हो गया, ये 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो h दे रखा है, ये इसका रेशियो जो है 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो √3 जो था पहले, तो इसका आपको जो है 300 दे रखा था। √3 का वैल्यू कितना दे रखा था? 300 दे रखा था। और ये जो आप देख रहे हैं आपको इसका 2 का निकालना है, जो कि दे रहा है कि बढ़ा हुआ। तो बढ़ा हुआ वो तो यही है। तो 300 बटा √3 और गुणे 2। तो ये अब 3 है तो √3 यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि आपको पता है ना भाई, ये √3 गुणे √3 3 हो जाएगा। तो हम क्या इसे एक √3 मान के काट सकते हैं। तो एक √3 आपका बच जाएगा। तो आपका जो है ये यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो था। तो 200 √3 हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डाउट होता है कि हम लोग यहाँ पे रेशियो कैसे लिखते हैं, 1 √3, फिर यहाँ पे 60 डिग्री वाले में √3/1। देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, हम बेसिकली ये करते हैं कि जिसमें 10 देख सकते हैं 10 का मान निकालते हैं। 10 30 डिग्री वाला होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लंब P/B होता है, लंब बटा आधार। तो ये लंब वाला P जो है 1 और आधार वाला जो B √3 यहाँ पे लिख देते हैं। और ऐसे ही 60 डिग्री में करते हैं। तो 60 डिग्री में हमने 60 डिग्री में निकाला, √3 होता है बटा में 1। तो ऐसे ही लंब बराबर √3 हो गई ये बड़ा वाला में, और नीचे आधार वाले में 1। तो हम ऐसे निकालते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 96 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 9वां भाग बराबर हो तो बड़ा भाग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ऐसे क्वेश्चन में 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। जो 1 के पास ये है पहले का 7वां भाग, ये दूसरे के पास लिख लीजिए, और दूसरे का 9वां भाग
यहाँ पे लिख लीजिए। अब जो बोल रहा है वो आप जो है कर लीजिए। 2 भागों में बांटा गया ना, यानी 96 को, यानी ये 16 है रेशियो में, लेकिन यहाँ पे 96 दे रखा है। और 16 छक्का 96 हो गया, 6 गुना। तो क्या बोल रहा है, बड़ा वाला भाग 9 छक्के 54 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो जितना कम पेन चलाएंगे उतना फास्ट आपके मेथड्स बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपके सामने। और जब भी आपके पास अलजेब्रा का क्वेश्चन देखने को मिले तब आप वैल्यू को जीरो पुट करने की कोशिश करें ना। और आप ऐसे वैल्यू को पुट करें जीरो जहाँ पे आपके जो हैं मैक्सिमम टर्म जो है जीरो बना रहे हैं। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और बाकी आंसर जो है आपके कदमों में होगा। आप देख सकते हैं कि बी टर्म बहुत जगह पे है, और बी टर्म से हमें ये फ़ायदा है कि बी टर्म को अगर हम जीरो पुट करते हैं तो हमें ये फ़ायदा होगा कि मैक्सिमम टर्म को ये जीरो बना देगा। तो बी को हम यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं। तो बी को जीरो पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये देख रहे हैं कि बी गुणा में है तो ये मैक्सिमम टर्म जो है आपको जो है जीरो बना देंगे, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपको बचा क्या है, यहाँ पे आपको सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए माइनस सी हो गया, और यहाँ पे अगर बात करें तो केवल ये गुणा में माइनस, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इनटू में है ना, तो ये माइनस सी हो गया। और बाकी इधर तो कुछ बचा नहीं, आपका सभी चीज़ें जीरो हो गई। तो माइनस ए सी हो गया और प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो सी स्क्वायर माइनस ए सी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको अब यहाँ पे सर्च करना है कि सी स्क्वायर माइनस ए सी कहाँ बन रहा है। अगर हम बी का जीरो पुट करें तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिए तो ये गया, ये गया, ये गया, तो ये भी गया, मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको देखने को इस ऑप्शन में। ये बी स्क्वायर गया, ये गया, और ये भी गया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए सी देखने को मिल रहा है। तो ये आपको होल्ड कर रहा है। आपको ऑप्शन नहीं मैच करना चाहिए, यहीं आपको जो है मोटिव होना चाहिए ना। ऑप्शन मैच कर गया इसका मतलब आपका वैल्यू पुटिंग वहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किया तो माइनस ए सी देखने को मिला। तो आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर बेसिक से निकालना है तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक से देख लेते हैं। बाकी देखिए बेसिक ज़्यादा सीखने वाले लोग बेसिक में ही रह जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इनका जो है इनटू करना होगा। तो चलिए हम करते हैं ए बी और फिर माइनस ए सी, और अगर हम बात करें फिर तो प्लस 2b² और फिर माइनस 2bc माइनस bc प्लस c² प्लस, अब यहाँ पे इनमें गुणा करेंगे हम लोग, 2ab माइनस 2bc प्लस b²। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें कट रही है तो आप उसे कटा देंगे, अगर नहीं कट रही है तो नहीं कटाएंगे। अगर हम बात करें 2bc, अगर हम ab को देखते हैं, ab एक यहाँ पे है आपका और एक ab यहाँ पे है आपका, तो आपका जो है यहीं आपको देखने को मिल रहा है, तो 3ab हो गया। अगर हम ac की बात करें तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, यानी 2 2 4 2 2 4 1 5, यानी -5 AC आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर b² की बात करें 2b² की, तो 2b², यानी b² यहाँ पे है, एक b² यहाँ पे है, यानी यहाँ पे आपको 3b² देखने को मिल गया। और ये चीज़ हो गई है, bc हो गया है। c² को देख लें, c², तो c² तो एक ही है जहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ पे और कुछ छूटा है क्या हमसे? अगर हम बात करें तो देख सकते हैं 3b², 3b², c², 3ab, 3ab माइनस 5ac, 5bc है ना। ओके, ये तो bc होना चाहिए, ac कहाँ से हो गया? ac एक ही है, आप देख सकते हैं ac तो एक ही है, हमने 5ac लिख लिया था। बाकी आप ऐसे अपना आंसर जो है निकाल सकते हैं। बाकी आप जितना चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे उतना आप कल जो है लर्निंग इन्हेंस होगा। बाकी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 7200 मतों से हार गया।
यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए आप तो पहले बेसिक करते हैं कि भाई 100 मान लेते हैं, 100 में से उसको एक को मिले 38% और एक को मिले हैं, कितना मिल सकते हैं, इसको 38 मिले तो इसे 62 मिलेंगे और इसे 62 मिले तो इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर आपका 24% है। आप यही तो बोलते हैं कि इतना 24% से हारा, लेकिन ये तो हारा है 7200 से, यानी कितना 300 गुना, तो 100% का आप निकालते हैं, 100% का निकालते हैं 30,000। चलिए ये तो मेथड ठीक है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इससे भी फास्ट हो सकता है, मतलब बहुत सारे स्टेप कटिंग हो सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे 38% मत प्राप्त हुए हैं और बोल रहा है कि 7200 मत होते, तो आप तो क्यों 62 क्यों निकालना है, आपको क्यों ही निकालना है और फिर ये डिफरेंस क्यों करना है? मतलब ये दो स्टेप तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। देख सकते हैं कि अगर हम 50 का बेस लेते हैं, जितना भी आपको कम और ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं आप इनसे कंपेयर कीजिए। मान के चलिए आपको 38% मत प्राप्त हुए हैं और उसका अंतर यहाँ पे 7200 दे रखा है, तो आपको परसेंटेज में अंतर निकालना है। तो आप 50 से कंपेयर कीजिए कि इसको कितना कम मिला है, इसको 12 कम मिला है और इसी का आप डबल कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, यानी 24%। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 24% का वैल्यू जो है 7200 हो गया और 7200 का वैल्यू 300 है और 300 से 100 से कर देंगे तो 30,000 आपका आ जाएगा। बहुत सारा स्टेप कट गया यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको मान के चलिए यहाँ पे कल को देता है 54% इसको मिला और ये इतना से विजयी होगा, मान के चलिए 300 से ये जो है जीत गया, मतलब आप फिर लूजर का निकालेंगे कि लूजर को कितना मिला है, तो लूजर को निकालने के लिए फिर आप 100 से घटाएंगे 46 करेंगे, तो इससे बढ़िया है 46 करेंगे और फिर इससे अंतर देखेंगे कि 8% हो रहा है, 8% का वैल्यू 300, ये ऐसे ऐसे करेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप 50 लीजिए, बेस आपका 50 है, हमेशा बेस 50 ही रहेगा और आप इसको देखेंगे कितना कम ज़्यादा ला रहा है, 4 और 2 से गुणा कर दीजिए, 8% निकल के आ गया। 8% का वैल्यू आपको जो है 300 दे रखा है और 100% का वैल्यू आप निकाल दीजिए कि कितना होगा ना। हम बस एग्जांपल ले रहे थे, बाकी हम धीरे धीरे इलेक्शन के जो क्वेश्चन हैं लेवल अप करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था इलेक्शन का ना, तो ऐसे ही इलेक्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें, तो ये बार वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका कंसेप्ट जो है डिस्कस कर दिया है। देखिए अगर आप नया हैं और फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, तो आप लेक्चर नंबर 1 से प्रोसीड करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना एक दूसरे से जोड़ती जा रही है, मैं ऐसे ही लेक्चर बना रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 है और यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे -0 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, 2 9 होगा और 1 0 होगा और प्लस 32 99। क्या हम 99 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं और 13/10 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, 1 बाई ये 13, 320 10। अगर इसको इधर ले जाएं तो 333 हो जा रहा है, बटा में 10, और हम इसको जो है अब खोल दें, 3 3 3, ये हो गया। अगर हम 11 से काट देंगे 1 1 1 और ये 3 3 0, क्या इतना आ रहा है क्या? देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये आ रहा है ना। बाकी चलते हैं यहाँ पे, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष में बोल रहा है, ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये SI है, ये CI है। बोल रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 60 रुपया है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है वो तो एक फिक्स रुपए पे चलता है, मतलब उसमें कोई ना बढ़ता है ना घटता है। अगर आपने 30 रुपये के साधारण ब्याज पे लिया है तो हर साल 30 ही लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सालों में 60 है, यानी अगर 2 साल में 60 है तो 1 साल में कितना मिला होगा उसको जो है 30 मिला होगा। तो यहाँ पे 30 मिला होगा, फिर यहाँ पे 30 मिला होगा ऐसा ही उसको। तो देखिए साधारण ब्याज SI जो होता है और जो CI होता है वो 1 साल में जो है इनका रेट जो है बराबर होता है 1 साल का। तो यहाँ पे भी 30 होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 66 देख रहे हैं, तो यहाँ से अब कितना बचा हुआ है? 30 तो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे आपका 36 बचा हुआ है। ये जो 6 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 6 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये 30 पे आ रहा है ना, 100
6 5 30 या 20%। तो ये आपका रेट निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको जो है मूलधन निकालना है। आपके पास रेट आ गया, आपके पास एसआई आ गया, आपके पास टाइम भी आ गया, है ना। तो चलिए अब हम एसआई वाला लगा देते हैं फॉर्मूला, एसआई बराबर PRT। तो यहाँ पे एसआई आपका कितना है, 30 है। ये 1 साल का है ना, हमारा साल अब 1 साल हो जाएगा। 30 एसआई बराबर पी कितना है, पी नहीं पता है आपको। आर कितना है आपको, आर आपके पास 20 है। 1 साल का ब्याज हमने लिया है, देख सकते हैं 30, और ये 100 हो जाएगा। तो आपको जो है देख सकते हैं 20 5 100, और पी का वैल्यू जो है आपको 15 150 आपको देखने को मिल जाएगा, 150 रुपया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंक की संख्या जो है इतना में जोड़ने पर संख्या जो 11 से पूर्ण होता है। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी ये होता है कि अल्टरनेट जो अंक होते हैं, जैसे कि ये इनका योग जो है ना, इनका योग का अंतर जो है या तो 0 हो या तो 11 हो। 11 का डिविजिबिलिटी ये होता है। तो देखिए 0 हो गया, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। अगर इससे माइनस करेंगे 8 1 9 9 3 12, तो यहाँ पे -3 आ रहा है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे छोटी संख्या आपको जो है लेना है। तो छोटी संख्या अगर आपको लेना है तो आप इन ऑप्शंस में से क्या ले सकते हैं जो कि आपका 0 बना दे या 11 बना दे। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ले रहे हैं, मतलब 3 + 3 ले रहे हैं, तो आपका जो है 0 बना दे रहा है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है। देखिए जब भी आपको ऐसा बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 2/4 3/6 यहाँ पे। तो आप इसे कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो है ना मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 दूनी 12, अरे ये तो दोनों ही सेम ही हो गए यार, एक सेकेंड, कुछ अलग ही ले लेते हैं। 4/9, अब 5/17। तो आप इनमें से कैसे बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और 17 चौका 68, 9 5 45, और जो जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ा है, यानी ये वाला भिन्न जो है बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो आपको यही करना है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, और जो बड़ा है बोल रहा है बड़ा ना, तो उसको आपको यहाँ पे लेते चलना है। जैसे कि यहाँ पे अगर 84 से 6 से कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6 चौका 24, 8 छक 48, 2 50, इसका जो है वैल्यू आ गया आपको 504, 9 7 63, यानी कि ये वाला जो है कट गया। ये 6 9 को यहाँ तक लेके चलना है। अब देखना है 6/9 और 48 7 9, 9 छक्का 54, 7 छक 42, 5 47, 9 8 72, 9 चौका 36, 43। तो अभी भी यही बड़ा है, देख सकते हैं कि 474 आ रहा है ये, तो ये कट गया। आपको फिर इससे और इससे कंपेयर करना है। अब तो यहाँ पे कर लेते हैं 6/9, तो 8 9 72 हो गया, 9 चौका 36, 7 यानी इतना हो गया, 5 छक्का 30, 5 छक्के 30, 3 33। देख सकते हैं कि ये वाला बड़ा हो गया, ये यहाँ पे कट गया। तो ये आपका भिन्न जो है बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको कभी छोटा पूछ दे तो आपको छोटे को लेके चलना है, और लास्ट में जो बचेगा ना छोटा, तो वो आपका छोटा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 100 और 200 के बीच देखना आपको। तो सबसे छोटी संख्या कौन है जो 100 के बाद विभाज्य होगी, 12/96 होता है, और फिर 12 9 108 होता है। तो 108 जो है सबसे छोटी संख्या है। और अब देखते हैं 200 के पास कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 12 से विभाज्य होगी। तो देख सकते हैं कि 12 एक बार में जाएगा, 12 8 0, 12 12 8 96 हो गया, बरछक 72 होते हैं ना, और यहाँ पे 8 शेषफल बच रहा है। अगर 8 शेषफल ना बचे तो क्या ये डिविजिबल हो जाता। तो हम इसमें 200 में से 8 घटा देंगे, तो 192 हमारा जो है यहाँ पे है। देख सकते हैं कि ये पास वाला मिल गया और ये अंतिम वाला मिल गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि आपको देख सकते हैं कि आपका कुछ सीरीज इस प्रकार बनेगा।
योगफल ज्ञात करने को बोल रहा है, तो 108 बनेगा, फिर यहाँ पे 12 जोड़ेंगे यानी 120 बनेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा आपको और 192 तक जाएगा। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, आपको मैं बता रहा हूँ ना। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, है ना। ये आप नोट कर लें अपने कॉपी में। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि n क्या होता है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो है कितना तक जा रहा है, मतलब 108 से लेके 192 तक कितने टर्म्स हैं, मतलब ये टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो a है ये आपका 108 है, और ये जो आप देख रहे हैं d है, n तो वही है आपको पता है, ये जो d है ना, इनका अंतर है जो कि 12 चल रहा है, क्योंकि 12 गुणा है तो 12 के अंतर यहीं पे तो आएंगे। तो ये जो है d है आपका, d बराबर 12, सर्वंतर बोलते हैं इसको, और a जो है फर्स्ट टर्म है। तो आपको n का जो a जो है पता है आपको, और d पता है, लेकिन n आपको पता नहीं। तो n ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला नोट कर लीजिए आप कि n बराबर होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा में कॉमन डिफरेंस मतलब ये 12, मतलब हम यहाँ पर डिफरेंस लिख दे रहे हैं और यहाँ पे +1 होता है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। तो चलिए हम n को निकालते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है आपके पास, लास्ट टर्म आपके पास है 192 और 108, और डिफरेंस आपका है 12 है, और यहाँ पे 1 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो है यहाँ पे अगर हटाते हैं तो कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। 84 बट्टा में 12, 12 सत्ते 84, और ये 1 हो जा रहा है, यानी आपके पास 8 टर्म है। तो आपको जो है इसको जो है वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे हम चलते हैं और डायरेक्टली हम पुट करते चलेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2a, यानी ये 108 दूने का 216 हो जाएगा। और अगर हम बात करें प्लस n-1, यानी 8 - 1 7 हो जाएगा, और गुणे d यानी 12। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 हो गया, और 216 बार 7 84, 84 हो गया, और 216 हो गया, यानी 300 हो जाएगा। 300 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 1200। देखिए मैंने इतना इलेबोरेट किया ना, इसीलिए, नहीं तो आपको केवल इतना ही करना था। ये फार्मूला थोड़े लिखने जाएंगे, आपसे फार्मूला कौन पूछ रहा है एग्जाम में, कोई नहीं पूछ रहा है। यही स्टेप्स था, बस यही स्टेप आपको लिखना था। इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके यहीं पे ख़त्म हो गए। इस पे क्वेश्चन बनते हैं और यही पैटर्न आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि संबंधित, यहाँ पे है ना, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक की प्रकाशित व्यय करते हुए दर्शाता है। चलिए देखते हैं। संबंधित पाई चार्ट आरेख में छपाई और बाइंडिंग व्यय दिखाने वाले क्षेत्रों के कोणों में अंतर क्या है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि छपाई और बाइंडिंग, तो यहीं से डायरेक्ट आप निकालिए ना भाई। छपाई और बाइंडिंग में 15% का अंतर है, और 15 है और परसेंटेज 100 हो गया। और जब भी आपसे कोण पूछे, आपसे 360 से जो है गुणा कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 20 जीरो कट गया, 2 18, 18 दिए आपका जो है 54 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो मैंने जो है मॉक के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे करने के लिए, तो इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 504 बाई फर्स्ट गिविंग D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ये। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, एक जो आदमी है ना 504 रुपये में जो है कुछ कोई वस्तु रहा होगा वो बेच रहा है, मतलब आर्टिकल है 504 रुपये में बेच रहा है, और जो है वो D% का डिस्काउंट देता है इसके मार्क प्राइस पे, एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू। जो D% का डिस्काउंट देता है ना, वहीं वैल्यू का फिर से एक रुपये में डिस्काउंट देता है। इफ़ मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3600, जो कि इसका देख रहे हैं MP जो है 3600 है, और देन
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चीज़ें कि आपको जो है 504 में बेच रहा है ये। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे एमपी है आपका 3600 और ये जो आपका एसपी जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको इसमें से घटा देना है, मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको घटा देना है, मतलब आपको देखना है कि डिस्काउंट कितना मिला 6 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा 3। और आपको जो है इसको देखना है कि डिस्काउंट भी सेम मिला है और जो रुपए में मिला है ये भी सेम मिला है। सेम सेम मतलब आपको जो है 2 से 2 बराबर भागों में बांटना है। 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1548 यहाँ पे निकल के आएगा। और 1548 जो है एक डिस्काउंट मिला होगा परसेंटेज में और एक डिस्काउंट मिला है रुपया में। तो हमें तो भाई रुपया वाला से मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है 1548 से। 1548 जो मिला हुआ है वो 3600 पे मिला हुआ है और ये 100 हम निकाल देंगे इसका। तो देख सकते हैं कि अगर 4 9 इसी से फैक्टर करते हैं तो 9 से कट जाएगा 9 6 9 7 63 9 दूनी 18। अगर 4 से काटते हैं तो 4 चौका 16 1 4 3 12 यानी आपका जो है 43 ये परसेंट डिस्काउंट रहा होगा। 43% आपका डिस्काउंट आ गया आंसर। देखिए आपको क्या करना था, आप यहीं से आपको करना था कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है इतना रुपए में बेचा जा रहा है और जो डिस्काउंट परसेंटेज में है और जो डिस्काउंट रुपए में है वो बराबर है और उसका मार्क प्राइस दिया रहा है, तो आपको यहीं से घटाना है। घटा के आपको जो है जो वैल्यू आया था यहाँ पे देख रहे हैं 396, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है और एक भाग को जो है जैसे कि यहाँ पे आपका जो है 1548 आया, आपको इसी पे देख सकते हैं छूट किस पे दिया जाता है, आपको मार्क प्राइस पे दिया जाता है, आपको यहीं पे निकाल देना था, एक लाइन में निकाल देना था ना। बाकी कुछ इतना करना ही नहीं था भाई, मैं समझाता हूँ इसलिए लगता है आप समझ रहे हैं। आप इस पर अपना जो है ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और इसे बनाइए। सेम क्वेश्चन है आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। देख सकते हैं वो मॉक में मिला था हमें और ये RPFSI 2024 में पूछ दिया। तो देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे रिपीट होती है और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आपने इसे किया और कमेंट में इसका जवाब दिया आपने। बाकी चलिए हम फिर से यहाँ पे करा देते हैं कि देखिए आपको कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और उतने ही सम मूल्य के रुपए की छूट देकर 630 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है तो मैंने बोला D का मान पूछ लेगा हमेशा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि जब भी आपको बेच रहा है SP हो गया और आपको अंकित मूल्य दे दिया तो आपको क्या करना है कि भाई घटा देना है। आपको 70 है और 2 से भाग देना है, 35 है। मैंने बोला कि 35 पर ही आपको जो है डिस्काउंट निकालना है। आपको 700 दे रखा है, मार्क प्राइस आपको जो है 700 दे रखा है, तो 700 दे रखा है। देख सकते हैं काफ़ी इजी है भाई क्वेश्चन। 35 दूनी को 70 20 2500 5% आपका हो जाए D। तो ये था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और देख सकते हैं कि मॉक में भी आपको बहुत बार मिल सकता है ये। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में तो आप थोड़ा सा इन सभी क्वेश्चन को पॉज लेके दिमाग से सोच के क्या करें हाँ कि वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दे रखा है। यदि A² B² C² बराबर AB + BC + AC तो इसका वैल्यू का आपको मान बताना है। देखिए अगर आपको वैल्यू ही पुट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम 0 ही पुट करेंगे, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा वैल्यू फिट हो रहा है। अगर हम 1 पुट करते हैं 1 1 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि A = B = C = 1 पुट कर रहे हैं, A का भी 1 पुट कर रहे हैं, B का भी 1 पुट कर रहे हैं, C का भी 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 1 1 पुट किया यानी यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है। अगर हम 1 × 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा आपको, 1 × 1 करेंगे 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा यानी यहाँ पे 3 3 = 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने AB का मान जो है 1 पुट कर रखा है, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, 1 ही बनाएगा। तो आप बेसिक सा है कि ऊपर वाला जोड़ ही दीजिए, 7 3 10 1 11 हासिल लग जाएगा 2 1 3
एक 4 41 हो गया। और फिर यहाँ पे भी एक पुट करेंगे सभी वैल्यू तो एक ही बनेगा। तो आप 15 9 24 24 17 41 देख सकते हैं कि आपका जो है एक बन गया। तो वैल्यू पुटिंग आपको आना चाहिए कि कब क्या पुट करेंगे। और ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि अगर ये ऐसा आए, मतलब जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जब भी ऐसा कंडीशन आए आपको तो वैल्यू ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 पुट करना है आपको ना, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक मॉक का क्वेश्चन है और भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे सोचेंगे तो आप यहीं पे बना लेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना। तो चलिए पहले हम कंसेप्ट ही डिस्कस करेंगे। देखिए आपने भाग दिया होगा तो इसको हम बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। ये वाला जो होता है भाज्य होता है, ये जो होता है भाजक होता है और ये जो होता है भागफल होता है, और ये जो यहाँ पे आता है ये शेषफल होता है। समझ रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो ये आप नोट कर लें, ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं। तो बोल रहा है कि भाजक जो है ना ये वाला जो है ये भागफल इसके 6 गुना तथा शेषफल के 40 गुना। तो आपको क्या दे रखा है, पहले तो आपको शेषफल दे रखा है तो 40 दिया 120, ये जो भाजक है ये आपका 120 है और जो है भागफल का 6 गुना है, ये 6 गुना है, मतलब इसमें 6 से भाग देंगे तो आपका जो है भागफल निकल गया यानी 20 ये रहा होगा और शेषफल आपका 40 है। तो क्या, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले पे सेट कर दीजिए कि आपको भाज्य निकालना है, क्योंकि आपसे भाज्य ही पूछ रखा है। तो भाजक कितना है 120 है, भागफल कितना है 20 है, शेषफल कितना है 40 है। तो 12 में 24 2400 और 40 2400 40 आपका आंसर हो जाएगा, 2440 आंसर। ये भी देख सकते हैं कि मॉक का क्वेश्चन है। एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था तो कितना लाभ परसेंट उसे दूसरे से होना चाहिए। देखिए ये सेम सीपी वाला कंसेप्ट है, सेम सीपी, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उन्हें प्रत्येक 3500 में खरीदा, मतलब दोनों जो है आपको सेम सीपी पे खरीदा गया है, तो एक पे जो है 5% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे पता नहीं है हमें, और उसको जो है दूसरे पे निकालना है। तो देखिए ऐसे में ना ये होता है कि जो भी आपको दे रखा होता है उसके एवरेज के बराबर टोटल होता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पहला आपको दे रखा है कि 5% लाभ है या जो भी लॉस है जो भी दे रखा है, और ये आपको दूसरा दे नहीं रहा है, यानी ये एक हम मान लेते हैं, और ये यहाँ पे टोटल जो है आपको कितना दे रखा है, टोटल 20% दे रखा है, तो ये क्या होता है ना कि एवरेज के बराबर हो जाता है। टोटल जो होता है 5% एक्स, एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 20% के बराबर होता है। तो आपका सिंपली वैल्यू निकल जाएगा 40, आपको कुछ करना ही नहीं था, 35। तो ये देख सकते हैं कि 35 आपका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। एक मोटर कार जो है, और हाँ अगर आपको 3 वैल्यू भी देता है ना, तो 3 वैल्यू देता है, मान के चलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, और ये टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, मैंने बता दिया कि आप कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मोटर कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसे बेसिक से ही बना लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि 2 घंटे के बाद जो है 15 किलोमीटर की वृद्धि होती है। देखिए जब भी वो उसका चाल रहा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 2 घंटा तो अच्छे से चला होगा भाई। 2 घंटे अगर चला होगा
तो 60 दूना 120 किलोमीटर तो वो चल लिया है। फिर उसका जो चाल में है 15 की वृद्धि हो जाती है, तो ये 75 हो गया। और फिर वो 2 घंटे चला होगा, यानी 150 किलोमीटर हो गया। तो हमें यहाँ तक 360 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय निकालना है। तो पहले हम जोड़ लेते हैं कितना हम चल चुके हैं। 0 5 2 7 270 चल चुके हैं। अभी हमें चलना कितना है, अभी हमें चलना है अगर 360 में से 270 घटाते हैं 0 9 90 आपको चलना है अभी ना। तो देखिए 2 घंटा यहाँ पे पूरा हो गया, 2 घंटे यहाँ। तो अब इसका 15 जो है किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज होने का टाइम आ गया है। तो 15 किलोमीटर इंक्रीज होगा तो 90। अब ये 90 के चाल से जो है 90 किलोमीटर चलेगा। तो 90 के चाल से 90 किलोमीटर चलेगा, तो यहाँ पे आपको 1 घंटे देखने को लग रहा है। और बोल रहे कितना समय लगा होगा, देख सकते 2 घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटा यहाँ पे लगा, 1 घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा, यानी 5 घंटा आपको देखने को मिल गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, लैंग्वेज ही ऐसा था। दे रखा है क्वेश्चन कि ए जो है 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको एफिशिएंसी निकाल लेनी है पहले। ए का एफिशिएंसी क्या होगा कि 1 मिनट में वो कितना अंडे गिन पाएगा। 4 मिनट में 100 गिन रहा है, यानी 1 मिनट में वो 25 अंडे गिन पाएगा। बी कितना गिन पाएगा, उतने ही अंडे, यानी 100 ही थे उसके पास भी, तो 100 ही थे, तो 5 20। बेसिक सा क्वेश्चन है हमें लग रहा है। तो 450, इनके दोनों का एफिशिएंसी ये है 45 है। आपको जो है 10 मिनट लगेंगे ना, अगर जोड़ेंगे तो हाँ 10 मिनट ही लगेंगे। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना 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 है। तो हीरोन का सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। देखिए जब भी आपका वैल्यू ऐसा दे दे अपसर्ट सा, तो आपको यही जनरल फार्मूला लगेगा ना। एस बराबर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पे आप निकाल दीजिए 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 42 हो जाएगा, यानी आपका जो है सेमी पेरीमीटर 21 हो जाएगा। तो अगर आप करते हैं 21, अगर 21 एक घटाते हैं, एक कितना है 12, यानी 9 हो जाएगा, और फिर से 14 7 हो जाएगा, फिर 16 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, 7 3 3 3 फैक्टर कर दीजिए सबका, 7 5 जो निकल रहा है निकाल दीजिए, और जो बच रहा है बचा दीजिए। ये इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, और बस ये 15 इसमें रह गया, 7 निकल गया एक, और यहाँ पे 3 निकल गया, यानी 21 रूट 15, 21 रूट 15 आपका आंसर हो जाएगा ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 5000 से 2000 कम है, डीलर इस पे 10% की छूट देता है, और इसके बाद रिटेलर जो है अपने क्रय मूल्य सीपी पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पे उसका क्रय मूल्य जो है 5000 से 2000 कम है, यानी उसका क्रय मूल्य रहा कितना होगा, 3000 रहा होगा। ओके, और बोल रहा है कि 10% की छूट देता है, यानी इसी पे जो है 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 10% यानी 300, यानी 300 का छूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2700 आपका जो है होगा। और बाकी क्या बोल रहा है कि सीपी पे जो है 5% की छूट देता है। ये तो अगर छूट दे रहा है तो भाई इसका मतलब ये तो जो है क्या हो रहा है कि ये तो एसपी हो गया। और बाकी जो है आप देख सकते हैं कि आपका बोल रहा है कि 5% की छूट देता है किस पे, सीपी पे। सीपी क्या है आपका, आपका जो है ये 3000 है, तो 10% का छूट दिया गया तो 300 हुआ, और उसका भी आधा कर देंगे तो हमें जो है 150 का छूट मिलेगा। तो 150 का छूट यहाँ पे आपको 0 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा 5 25, आपका जो है ये लास्ट एसपी हो जाएगा आपका। यही तो पूछ रहा है कि अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और जिसे आपको करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना कि आपको रेशनलाइज कर देना होता है और आपका जो है आंसर आ जाता है। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसका जो है हर परिमेयकरण कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, गुणा कर देंगे। 1 माइनस जो यहाँ पे दे रखा है इसका चिन्ह बदल के हम लोग कर देते हैं, गुणा कर देते हैं अंश और हर में।
तो आप देखेंगे कि इसका जो है स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का जो है स्क्वायर बन जाएगा और ये जो आपका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। तो अगर आप बात करेंगे तो ये जो है आपका एक निकल जाएगा, जैसे कि रूट में है ना, स्क्वायर में है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और इसे मैंने आपको कल भी बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप याद रखें भाई, तभी ठीक रहेगा, इसे आप याद रखें। तो ये जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये एक निकल जाएगा ना भाई, स्क्वायर है तो ये भी यहाँ पे साइन निकल जाएगा। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा स्प्लिट करके? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देख सकते हैं कि आपको बार दे रखा है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, 424 करना है इसे, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए। जो जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे, और जितने पे है उस पे 99 आएगा, ये 0 आ जाएगा। 420 आ गया, और ये 99 0 आ जाएगा। 3 14 3 42 33 थी, तो 14/33 ही आपका आंसर है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई जो है 156 सेंटीमीटर है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो कक्षा में के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई देखिए। तो देखिए यहाँ पे इसको करना है तो भाई आप तो बेसिक अप्रोच कर भी सकते हैं, गुणा कर सकते हैं 50 गुणा 150, और चीज़ें बहुत लेंदी हो सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखिए आपके पास तो ये जो है 150 है, आपको इसे लिख लेना है। अब आपको देखना है कि भाई चीज़ें हो क्या रही है। ये जो है 5 जो छात्र हैं 146 जिनकी लंबाई है वो कक्षा छोड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि माइनस करेंगे ना, -5 146 करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि और 5 जो हैं ये लेके आ रहे हैं, तो 5 और 156 ऐसे करेंगे। देखिए हम क्यों ना इसे कॉमन ले लें, हम इसे कॉमन ले लेते हैं ना, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, -146 हो जाएगा, और यहाँ पे +156 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 10 आएगा, यानी आपका जो है 50 का जो है ज़्यादा लेके आ रहे हैं जो भी। और 50 का ये इफेक्ट पड़ रहा है, कितने लोगों में पड़ रहा है, ये 50 लोगों में पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 50 लोगों को जो है लेना है, और ये 50 बढ़ के आ रहा है, तो ये जो है सभी में बढ़ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 151। ये देख सकते हैं काफ़ी शॉर्ट अप्रोच था, बाकी आप गुना भाग करते रहिए। P/Q का पावर 2m+2, और ये आपका कुछ मामला दे रखा है, और m का मान पूछ रहा है आपसे। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। P/Q दे रखा है, और यहाँ पे 2m+2 दे रखा है। और देखिए अगर देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि इक्वल करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। P/Q देखें, यहाँ पे Q/P, तो अगर हम करते हैं, अगर Q को नीचे लाएंगे और P को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा जो है इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा ना, और ये जो है इसमें गुणा हो जाएगा, 9 - m में गुणा हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं आप। तो अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है टर्म बराबर हो गया, तो आप इसे भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2m+2, और यहाँ पे -9 हो जाएगा, और यहाँ पे +m हो जाएगा। तो m वाले को एक तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे m आएगा तो इधर घट जाएगा m, -9, और इसको इधर भेज देंगे -2, तो m बराबर -11। देख सकते हैं आर्ट है, जैसे भी क्वेश्चन है मैंने सब चीज़ ले लिया है ना यहाँ पे, और सब आपका पूछा भी गया है। प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं
में चल रही है वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। देख सकते हैं कि जब भी आपको दे रखा हो कि समांतर पटरियों पर चल रही है और दोनों की लंबाई सेम है, तो आपको लंबाई में 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि एक का लंबाई दे रखा होता है, प्रत्येक मतलब एक का लंबाई है, तो दोनों का लंबाई आपको जो है 250 से गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है जो स्पीड दे रखा है, जो भी स्पीड है यहाँ पे देखना कि विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही है तो वो जुड़ जाती है, आपको पता होगा, तो जुड़ जाती है। तो 150 हो गया, 5/18 कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 150 5/18, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जो है 12 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर है ना। तो 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग जो है 24 है, तो सबसे बड़ा गुणज क्या है। देखिए आप जो है, आपको मैंने 8 का अभी डिविजिबिलिटी पढ़ाया था कि जो 3 अंक होता है वो कटता है, और यहाँ पे 3 अंक ही हैं तो आप काट सकते हैं। देख सकते हैं कि 8 8 24 कट जाएगा। ये गुणज तो वही होगा ना भाई, जो 3 गुणज तो वही होंगे जो 8 से कटेंगे। तो ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ये कट रहा है। देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग को सेटअप करना है और यहाँ पे क्वेश्चन आपके बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं मानूँ कि भाई 800 हमारा जो है अंक है, अगर 3 गुणज है यानी कि तीनों को जोड़ना है, तो 38 के 2400 के पास पहुँच रहे हैं हम लोग, बहुत करीब है। देख रहे हैं कि 24 के पास है। तो हमें क्या चाहिए होता है, अगर हम एक पहला 800 लेते हैं और फिर 808 होगा, फिर एक 816 हो जाएगा। गुणज देख रहे हैं, ये 8 का है ना भाई, 8 गुणे 100 करेंगे तो ये तो गुणज ही तो है। पहला गुणज ये है, दूसरा गुणज ये है, 3 गुणज बोल रहे हैं ना, तीसरा गुणज। क्या हम इसे जोड़ रहे हैं तो क्या हमारा ये बन रहा है 24 बन रहा है। 814 2 8 8 16 814 जी बिल्कुल 24 तो बन रहा है। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा गुणज आपका जो है 816 हो जाएगा। देखिए आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि कैसे मैंने किया कि 800 ले लें, कैसे मेरे दिमाग में है, देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चीज़ों को करते रहेंगे ना, तो ये चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। नहीं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है -4 है, और उनमें से एक संख्या -13 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही आड़े टेढ़े क्वेश्चन है और आए हुए भी क्वेश्चन है, और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे हम इसे करें ना, इसीलिए मैंने ले लिया है इन सभी क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि भाई दोनों संख्याओं का जो योग है -4 है, उनमें से एक संख्या जो है ये दे रखा है और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि x है -13, और ये जो है 25 है, और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि x है, और यहाँ पे इनका योग जो दे रखा है -4 दे रखा है। अगर हम बात करें तो x को जो है उधर लेके चलते हैं, और नहीं x को इधर ही रहने देते हैं प्लस में, और इसे -4 प्लस उधर 13 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे -100 हो जाएगा, ये 13 और ये 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 13 है तो -87 बचेगा, 85 -87/25 हो जाएगा। तो 2 पाइप ए और बी क्रमशः जो है 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो मैंने अभी जैसे एक क्वेश्चन को किया था, अंडे वाले क्वेश्चन थे, तो इसको भी ऐसे ही करना था। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1000 लीटर को वो भर रहा है, तो यहाँ पे 5, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगा 1000 को भर रहा है तो उसका 6 हो जाएगा, 5 यानी 200 हो जाएगा, 3 500। तो अगर हम बात करें तो उसे कितने को भरना है, 1800 को भरना है, तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे, और दोनों को एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। तो अगर हम बात करें तो 1800 6 1100 हो गए, और यहाँ पे 3 जो है ऊपर चला जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो 18 3 54 बटा में 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है इतना है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तथा 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करने का तो बहुत तरीका है, लेंथी तरीके हो सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं, बाकी हम आपको बहुत ही शॉर्ट अप्रोच बताते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व का अंतर बताना है, तो 25% से तो बढ़ रही है। अगर आपको पूर्व जाना होता है तो आप क्या करते हैं,
जैसे कि हम आपको पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, तब हम आपको बता देंगे। ये आपका जो है जनसंख्या है वर्तमान की। आपको वर्तमान से अगर पीछे 3 साल पीछे जाना है तो आप क्या करेंगे 25% से, तो 25% का वैल्यू ये होता है, और बढ़ रही है तो 5/4। तो आपको अगर पीछे जाना होता है तो 4/5 से गुणा करते हैं, और 3 बार जाना है तो 4/5, 4/5 3 बार करेंगे। तो ऐसे ही ये तो 3 साल का हो गया, 3 वर्ष पूर्व का हो गया। ऐसे ही आप 2 वर्ष पूर्व का करेंगे तो आपका जो है 2 बार जाना पड़ेगा, और फिर इसको घटाएंगे। कुछ लड़के होंगे कि भाई यहाँ पे इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर जाके घटाएंगे। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब चीज़ें कॉमन ही आ रही हैं तो हम क्यों ना कॉमन ले लें। देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि आपको जब घटाना हो तो यहाँ पे सोचना है कि कैसे घटाएं। 3 वर्ष पूर्व, यानी अगर 3 वर्ष पूर्व जाएंगे तो ये तो कम वैल्यू हो जाएगी, मतलब पूर्व जितना जाते रहेंगे तो जनसंख्या तो उतना घटेगा ना। और ये 2 वर्ष पूर्व वाली 3 वर्ष से ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष में से 3 वर्ष को घटाएंगे, यानी दो वर्ष में से 3 वर्ष को घटाएंगे। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है सेम ही तो है, ये देख रहे हैं, तो हम इसको जो है कॉमन ले लेंगे। तो ये जो वैल्यू है हम इसे कॉमन ले लेंगे। देखिए इतना आपको करना नहीं था, करना यहीं से था, आपको यहीं स्टेप करना था जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। 4/5 ये कॉमन ले लिया मैंने, एक जो है ये बचा यहाँ पे, क्योंकि 2 वर्ष वाला है ना, 2 वर्ष वाला तो ये है, तो यहाँ पे एक ही बचा। अब बाकी एक 4/5 बचा है यहाँ पे 3 वर्ष वाले में। तो देखिए अगर आपको करना है तो यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे आपका जो है ये है, और अगर 4 चौका 16, 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 1/5 हो जाएगा ना। तो अगर आप काटते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो फिर 20 हो जाएगा, 20×5 = 100, 20 चौका 80, 18/8 144, यानी इतना हुआ। और 16 जीरो, 16 चौका 64, 4 जीरो कहाँ पे आ रहा है, 4 जीरो यहाँ पे आ रहा है देखिए, और 16 चौका 64 कितना हो जाएगा, 0 70 हो जाएगा, 16 7 23 आपका हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि आंसर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मॉक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी जो है 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज़ से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता है तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता है, तो अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। हवाई जहाज़ द्वारा की गई तय दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोल रहा है कि 4 घंटे में जो है वो 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, और जिसमें से वह कुछ हवाई जहाज़ और कुछ रेलगाड़ी से चलता है। और जो रेलगाड़ी से जो यात्रा है में लगे समय है का 4/5 जो है बचा लेता है, और गंतव्य पर 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। एरोप्लेन से पहुंच रहा है, यानी 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, यानी 2 घंटे लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे बचा लेता है, इसका मतलब कि वो 2 घंटे लगे होंगे। तो उसका चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा इसका चाल, है ना। समझ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज़ से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता। देख रहे हैं कि जो यहाँ पे दे रहा है कि एरोप्लेन की जो समय है वो r/4/5 जो है समय बचाता। तो एरोप्लेन ने समय बचाया कितना है, 2 बचाया है, r × 4/5, 2 दूनी के 4, यानी कि r बराबर 5/2। r जो है, जो हमने रेल का जो माना है r टाइम, वो 5/2 ले रहा है, लेकिन टाइम टोटल था कितना, 4 था। तो यहाँ पे एरोप्लेन का टाइम निकल के आ जाएगा, 4 में से 5/2 हटा देंगे तो 4 दूनी 8, 3/2 आ गया, ये टाइम 1.5 आ गया ना। तो ये टोटल टाइम आ गया एरोप्लेन द्वारा लिया गया समय, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एरोप्लेन ने कितनी दूरी तय की, तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय, चाल 180 है और यहाँ पर 1.5 है। तो एक बार 180 हो जाएगा, फिर 180 का कर देंगे आधा तो 90 हो जाएगा, 180 90 270 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है सेशन आज का एंड होता है। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही हम मॉक को कंटिन्यू करेंगे, और लेवल अपना यहीं रहेगा, हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।